पीएम आवास पर चल रही सीसीएस की बैठक खत्म। सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट बैठक शुरू। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीज फायर के बाद सीसीएस की पहली बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक शुरू। दरअसल प्रधानमंत्री आवास पर चल रही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक समाप्त हो गई है। सीसीएस की बैठक के खत्म होते ही अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो चुकी है। सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सीज फायर के बाद ये सीसीएस की पहली महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, जिसमें देश की सुरक्षा स्थिति, सीमाओं पर हालात और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में हाल ही में जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई घटनाओं को लेकर गहन समीक्षा की गई। सीसीएस की बैठक के खत्म होते ही अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम फैसलों पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सुरक्षा पर सक्रियता दिखा रहे हैं और लगातार उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से कुछ बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। वहीं इसी मामले पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहां पर पूर्व डीआईजी बीएसएफ यहां पर प्रेम चौहान जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार सुमित जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट मंजरी अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तीनों का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी सुमित जैन जी आपसे। सबसे पहले बात करूंगी, बीएसएफ जवान जो पाकिस्तान ने लौटा दिया, क्या इसको भारत की तरफ से एक बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा सकता है, दबाव माना जा सकता है पाकिस्तान पर? यस, देखिए पाकिस्तान ने इसको भी एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करने की कोशिश करी थी। आपको याद है, एक उग्रवादी है पाकिस्तान कश्मीर में, यासिर मलिक, जो कि आज की डेट में जेल में है। उनकी वाइफ ने भी पूरा प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर कि आप बीएसएफ का जवान को वापस करने के लिए हमारे मलिक साहब को आप रिलीज करवा लीजिए। अभी तो भारत फंसा हुआ है और हमारा ये उग्रवादी है, ये छुड़वा दिया जाएगा। बट भारत ने कोई बात नहीं सुनी और हमने क्या किया, आपको अपना जवान चाहिए, आप ले लीजिए, हमारा वापस कर दीजिए। 20 दिन की नेगोशिएशन के बाद, ये नहीं है कि युद्ध विराम के बाद हमने ये नेगोशिएट किया है, ये नेगोशिएशन 20 दिन से चल रही थी, आज आकर वो पूरी हो गई। बिकॉज पाकिस्तान को एक बात पता लग गई है इस ऑपरेशन के बाद, ये भारत है जो झुकेगा नहीं, ठोकेगा, अच्छी तरह से ठोकेगा। और आपको पता है कि जब अभिनंदन को भी पकड़ा था, हमने सारे कंट्री की जितने की हमारी ये फोर्सेस हैं वो हमने पाकिस्तान की तरफ कर दी थी कि हमारा एक अभिनंदन ना छोड़ा तो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। वही काम हम इस बार भी करते हैं। मोदी जी ने बोल दिया एक चीज, मेरा जवान वो बेशक भारत में है, वो पाकिस्तान में चला गया या दुनिया भर में कहीं भी है, आई विल टेक केयर ऑफ देम। पाकिस्तान जानता है, इसलिए वापस करना पड़ा। जी बिल्कुल। मंजरी अग्रवाल जी, क्या इसको पाकिस्तान के द्वारा भारत के बीएसएफ जो जवान को वापस भेजना एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के रुख को भी देखा जा सकता है, क्योंकि भारत ने भी एक पाकिस्तानी रेंजर को वापस लौटा दिया है। देखिए, दोनों अपनी अपनी कंट्री को सर्व कर रहे थे और ये एक्सचेंज जो है म्यूचुअल कंसेंट पे हो गया। दैट इज ब्यूटीफुल। और इसमें जो अच्छी चीज निकल आई कि बीएसएफ के इस जवान के बदले, जैसे सुमित जी ने बताया, यासिन मलिक को और न केवल छोड़ा जाना था बल्कि उनको कश्मीर में एक मुखर आवाज की तरीके से प्लेस किया जाना, ये सारी ब्लैकमेलिंग करने की सोच रहे थे। हमको ऐसे में सरबजीत याद आता है, जो गलती से बॉर्डर पार चला गया था और उसकी हत्या जो है पाकिस्तानी जेल में हो गई थी। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो पहले हो चुके हैं। जब हमने अभिनंदन जी को छुड़वाया था तब हमसे ये कहा गया था, क्योंकि मीडिया का प्रेशर था, मीडिया कैमरा लेकर के जुटी हुई थी, इसके कारण अभिनंदन वापस आया। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं मीडिया अब बोल रही है जब वो वापस आ गए। बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और इस जवान शॉ के ऊपर किसी की भी नजर नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने नजर नहीं हटाई और वो अपने एक एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो सेना में हो या सामान्य नागरिक हो, उसके रेस्क्यू के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। मतलब चाहे यूक्रेन से वापस लाना हो, यमन से वापस लाना हो, भारतीय नागरिक अगर दुनिया में कहीं भी फंस जाएंगे तो मोदी विल एंश्योर उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड देन उनको रेस्क्यू करके भारत में लाना। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर प्रेम चौहान जी भी जुड़े हुए हैं, जो पूर्व डीआईजी बीएसएफ के जवान रह चुके हैं। प्रेम चौहान जी, इसको क्या एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा सकता है?
या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के रूप में देखें, या फिर बात करें पाकिस्तान का भी एक जवान भारत ने छोड़ दिया उस रूप में देखें, या फिर ये भी प्लीज आप मुझे समझाइएगा, साथ ही साथ दर्शकों को भी बताइएगा कि क्या ऐसी घटनाएं सामान्य हैं बीएसएफ के जवान का उस पार पहुंच जाना, और इसके पीछे क्या कुछ कारण होते हैं? सबसे पहले तो सुमित जी और मंजू जी को मैं नमस्कार करता हूं और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार जी। इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। ये जो जवान गया है पूनम कुमार, ये फिरोजपुर से, थोड़ा सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पाकिस्तान का हिंदुस्तान का बॉर्डर कैसे होता है जी। जो एक्चुअल लाइन ऑफ जो एक्चुअल बॉर्डर है वो एक कोई नॉर्मल लैंड टाइप नहीं है। एक गाड़ी चलने लायक है, एक उनकी गाड़ी चले, एक हमारी गाड़ी चले, यही बॉर्डर है। और उसके साथ साथ बॉर्डर पिलर रहते हैं। इसके बाद 100-150 गज, 150-200 गज तक हमारी साइड में खेती होती है। उसके बाद फेंसिंग होती है। तो कई किसी के दिमाग में ये होना कि बॉर्डर पे बिल्कुल फेंसिंग होती है, बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं होती। हमारी पंजाब में खेती लायक जमीन है पूरी, पाकिस्तान में खेती नहीं होती। पाकिस्तान में उजाड़ है। वो जो आर्मी कमांडर हैं, ब्रिगेडियर जनरल, उनकी जमीनें हैं और उनके नाम पे जमीनें होती हैं, उनकी खेती नहीं होती। तो ये जो बॉर्डर पे ये, क्योंकि फेंसिंग जो है वो एक गेट जो लगी है वो 150-200 गज पीछे होती है। तो हम आगे जाके फेंसिंग को क्रॉस करके बॉर्डर लाइन पे हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं। ये जवान जो था ये उसी तरह से था तो वहां पे कोई इस तरह की कोई बाढ़ वगैरह या कोई ऐसी फेंसिंग नहीं होती इंटरनेशनल बॉर्डर पे। पाकिस्तान के अंदर भी मतलब वहां पे कोई दरख्त हो, मान लो थक गया हो तो वो छाया में बैठ जाए, तो उसी तरह का कुछ इंसिडेंट हुआ है। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद बीएसएफ से हूँ। मेरी बात को बड़ा ऑथेंटिक माना जाएगा। पर आप ये मान लीजिए वो जवान को थोड़ी गलतफहमी हुई, उसने सुस्ताने के लिए किया कि बुरे जनों ने पकड़ लिया उसको, ये हुआ। उसके बाद ये होता क्या है, जो हमारे जो फ्लैग मीटिंग करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि आपका बंदा पकड़ा गया, या हम जाते हैं व्हाइट फ्लैग लेके कि हमारा बंदा पकड़ा गया है, वापस कर दो। तो एक्चुअली में 2-3 दिन में वापस हो जाता है। उसको वो पूछते हैं। जब उनको पता लग जाता है कि कोई जासूसी वगैरह या किसी और नेगेटिव उसके के विचार से ये नहीं आया, मतलब किसी उनके देश के नुकसान के लिए नहीं आया, गलती से आ गया है, तो वापस कर देते होते हैं। लेकिन इसमें बहुत देर लग गई है। जब ये देर लगती गई है तो अभी मैं समझदार को इशारा काफी है, जो समझदार लोग होंगे वो समझ जाएंगे। तो भगवान मदद करता है। उधर वो YS राठौड़ साहब हैं, DIG जैसलमेर में, वो मतलब मैं इन सबका इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मेरे उससे पता लगा मेरे को कि उन्होंने वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग होती है बीएसएफ की, बीएसएफ के कमांडर जानते हैं हमारी ड्यूटी क्या है। तो उधर से भी एक पाकिस्तानी जो है वो गलती से, अभी मैं क्या बताऊं, आप समझ जाते हैं गलती से, तो वो गलती से पकड़ा गया। अब जब वो पकड़ा गया ना, तब हमने मान लिया था कि अब ये पाकिस्तानी इनको छोड़ेंगे, बदले में छोड़ेंगे। नहीं तो क्या था, इन लोगों ने इसी एक जवान को, अगर उधर जवान ना पकड़ा जाता, सौभाग्यवश अगर जैसलमेर बॉर्डर से ना पकड़ा जाता, तो इन्होंने ब्लैकमेलिंग करनी थी। वो यशन, जैसे सुमित जी बता रहे, यशन मलिक के साथ उन्होंने वो नेगोशिएशन करनी थी। उसकी भाई बता रही थी कि आप छुड़ाना चाहते हो अपने जवान को, तो मेरे पति को छोड़ो। तो वो ब्लैकमेलिंग जो है वो सौभाग्यवश उधर भी हमने पकड़ लिया, मतलब वो गलती से आ गया। तो उसके बराबर में फिर दबाव में आके पाकिस्तान कभी भी गुडविल में कोई काम नहीं करता। ये एक रोग जो है ना, बदमाश जो देश होता है ना, वो है ये जब भी करेगा, इनको डंडा मारेंगे, दबाव में आएंगे, डरेंगे, डराएंगे, तब जाके काम करते हैं। तो इस तरह से हुआ ये। जी बिल्कुल प्रेम चौहान जी, तो हम इसको बिल्कुल भी ऐसे जोड़ के नहीं देख सकते कि म्यूचुअल जेस्चर ऑफ गुडविल के रूप में पाकिस्तान ने कदम उठाया, इसको रणनीतिक संतुलन के रूप में भी देखा जा सकता है। मैं सवाल लेना चाहूंगी जी सुमित जैन जी आपसे, जिस तरह से इतना समय लग गया, मैं समझना चाहूंगी कि क्या ये समय सामान्य होता है या फिर इससे ज्यादा समय लगता है, इससे कम समय लगता है? 20 दिन आपको बहुत बड़ा टाइम है जी। अभिनंदन का मैं केस लेता हूँ जी, 2 दिन में उनको वापस कर दिया, ताकि इतना ही टाइम लगता है, जबकि तब हमारे पास कोई बार्गेनिंग चिप भी नहीं थी। हमारी बार्गेनिंग चिप एक ही थी। हमने सारी फोर्सेस, सारी मिसाइल्स उनको बोल दिया तुम्हारे यहाँ पर तशरीफ में डाल दी जाएंगी,
और इनकी कांपे टांग रही थी पार्लियामेंट में खड़े होकर, माथे पे जी। पसीना था। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उनके हुक्मरानों ने बोला है। कांपे टांग रही थी। हमारी यहाँ पर किसी की टांगे भी कांपती नहीं है, उनकी तो कांपे टांगने लग जाती है। तो ये फर्क है पाकिस्तान में और भारत में। तो इस बार 20 दिन को लग गए। दैट मीन्स दे वर ट्राइंग कि कुछ और बार्गेन किया जाए। दे वर वेटिंग। उनको लगता था कि भाई हम जी। तो मुसलमान, हमें ये काफिर लोग कैसे हराएंगे, ये घास फूस खाने वाले, ये वेजिटेरियन लोग। हमने भी दिखा दिया कि कुछ घंटों में हमने युद्ध को खत्म कर दिया था। वी हैड ऑलरेडी वन। और जब इन्होंने देखा कि भाई, इनको पहले लगता था कि इनके पास चाइनीज हथियार हैं, इनके पास अमेरिकन फाइटर प्लेन्स हैं, इनके पास तुर्की के ड्रोन्स हैं, ब्रिटिश ड्रोन्स भी थे। इनको उसके ऊपर बड़ा फतूर था कि हम भारत को हरा देंगे, इनके पास तो इंडिजिनस सिस्टम है। लेकिन जब हमने अपनी ताकत दिखानी शुरू करी, एंड दे केम टू नो कि दे आर नॉट इवन रेडी, क्योंकि इनके जो सिस्टम थे सारे, वो हमारे सिस्टम के सामने खड़े भी हो नहीं सकते थे। उसके बाद डर के मारे, नाक की मूंछ तो इनकी होती नहीं है, वो पहले इनकी काट दी थी, तो इनको बेइज्जती बचने के लिए इनको वापस करना पड़ा। जी। जैसे अभी प्रेम कुमार चौहान जी ने बोला एक ही चीज कि ये होता रहता है, ये रूटीन का काम है, 1-2 दिन में लोग वापस आए थे। 20 दिन में वापस आने का मतलब एक ही है, दे वांटेड टू नेगोशिएट समथिंग बिग। जैसे यासीन मलिक का बात हो रहा है, दे वांटेड समथिंग लाइक दिस। लेकिन जी। हमने भी, जैसे इन्होंने बोला गलती हो गई, एक पकड़ा गया उनका। तो आप समझ सकती हैं जो ये गलती है ये कैसे हुई है और कैसे हमने इसको बार्गेन की तरह यूज किया है। दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज गारंटी से बता सकता हूं, क्योंकि मैं रहता हूं एक चाइना जैसी कंट्री में, जिसको हम दुश्मन कंट्री बोलते हैं। जी। यहाँ पर जब कोविड हुआ था, तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं कि मोदी जी कैसे ध्यान रखते हैं। कोविड हुआ, हर भारतीय के पास, यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो नहीं है, लेकिन सबको मैसेज गया कि अगर आपको दिक्कत है, आपको मास्क चाहिए, आपको खाना चाहिए, आप हमें बताइए। आपको घर वापस जाना है, हम आपके लिए फ्लाइट्स को अरेंज करेंगे। जबकि आप देखिए, हम यहाँ रहते हैं, हम एनआरआईज हैं, हम तो वोट भी कर नहीं सकते हैं बाय बैलेट बॉक्स, तो भी वो ध्यान रखते हैं हमारा। तो यहाँ पर हमारा एक बीएसएफ का जवान पकड़ा गया और मोदी जी छोड़ दें ऐसे ही कि कोई बात नहीं, अगले साल बात कर लेंगे। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, ये मोदी गवर्नमेंट है। ये हर एक का ध्यान रखती है और उनको बाइज्जत वापस लेकर भी आती है, कई बार जी। मुजाहिद दिखाकर, कई बार गलती से उनके रेंजर्स को पकड़कर। जी बिल्कुल। जी मंजरी अग्रवाल जी, क्या इस तरह की घटनाक्रम भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करते हैं? आपको क्या लगता है? कोर्स करते हैं वो जी। देश। अभी तक हम जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट में नहीं आई थी, तब तक हम सुनते थे कि अमेरिका डजंट लीव इट्स मेन बिहाइंड, और ये रेपुटेशन केवल अमेरिका के पास थी कि वो अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ता था। जो भी छूट जाते थे उनको रेस्क्यू करता था, और हम लोगों को ये लगता था भारत के लिए, भारत ऐसा कब करेगा। लेकिन जो पहला ऑपरेशन हुआ था वो यमन में हुआ था, और उस समय भारत ने न सिर्फ अपने लोगों को रेस्क्यू किया था, बल्कि कई विदेशी नागरिकों को रेस्क्यू किया। जी। अभी यूक्रेन से भी हम रेस्क्यू करके लाए, अभी ये शॉ साहब भी रेस्क्यू करके आए। तो हमें क्रेडिबिलिटी इंडियन लाइफ की इम्पोर्टेंस विश्व पटल पे स्थापित कर रहे हैं कि अगर आप भारतीय हैं तो मोदी आपको कहीं से भी कैसे भी बचा करके लाएंगे। उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो प्रयास करेंगे। जी 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 बिल्कुल। प्रेम चौहान जी, ऐसी घटनाओं के बाद अब बीएसएफ जवान को वापस ले आया गया है, क्या कोई काउंसलिंग उनको यहाँ पर दी जाएगी या डीब्रीफिंग की जाएगी, या क्या जानकारी उनसे जुटाई जाएगी? आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? एक छोटा सा इंसिडेंट और बताता हूं जो मेरे को याद अभी आया। मैं जलालाबाद बॉर्डर पे था उन दिनों में, यंग अफसर था, डिप्टी कमांडेंट था मैं। तो हमने भी एक रेवेन्यू अफसर इस तरह का था। मॉर्निंग में वो धुंध में आ गया था, सर्दियों के दिन थे उन दिनों, तो सुबह धुंध होती है, उन दिनों फेंसिंग भी नहीं होती थी। तो वो अपना कोई सर्वे करने आया था खेतों का, वो इधर आ गया तो मैं पकड़ लिया था उसको। तो उसकी आंखों पट्टी बांध के फिर हमने उसको, मैंने किया था उसको इंटरोगेट, सारा कुछ करके उसका पता करके फिर सीओ से बात करी। सीओ ने बताया मेरे को ये कैसे आया। मैं कहा नहीं, ये गलती से आया होगा, कोई दुर्भावना से नहीं आया होगा, गलती से क्रॉस कर गया, रेवेन्यू का अफसर है। तो वो सारी जो उसकी रिकॉर्डिंग हमने की थी उसकी जो इंटरोगेशन की, वो सुनी हमने। हम सारों ने बैठे, हम लोग कन्विंस हुए कि नहीं है, हमने अपने लेवल पे उसका डिसीजन लिया। और हमेशा अपने लेवल पे डिसीजन होता है, जो लोकल कमांडर होते हैं वो हम इन्फॉर्म कर देते हैं पीछे डीआईजी को, आईजी को, हेडक्वार्टर, फोर्स हेडक्वार्टर दिल्ली को, कि इस तरह से ये हो गया है। लेकिन डिसीजन जो होता है वो ऑन स्पॉट जो कमांडर होता है वही लेते हैं। और वो 1-2 दिन, मैंने 2 दिन के बाद उसको वापस कर दिया था।
उसके बाद बुलाया उनको, गुडविल जैसी हो तो ये वापस तुम्हारा बंदा ले लो। लेकिन अभी जो है ये अभी इनकी बदमाशियां बढ़ गई हैं। अभी ये लोग जो हैं, ये जो जैसे जनरल इनका है आर्मी जनरल, उसकी स्टेटमेंट देखो, उसके विचार देखो, वो खुद एक जिहादी आदमी है। तो अभी पूरी आर्मी के जिहादी आर्मी के तहत जो पाकिस्तान जो है ना कन्वर्ट हो चुका है। वो पुरानी बातें नहीं रही अभी, हालांकि पुराने टाइम भी ऐसे थे, लेकिन अब वो रेडिकलाइज हो गए हैं। तो अभी ये जो हुआ है ये बार्गेन के तौर पे, ये गुडविल जेस्चर के तौर पे नहीं हुआ, उनको करना पड़ा उसमें आके, नहीं तो वो उनका जवान भी हमारे पास था। जी बिल्कुल। तो ये जितने दिन लगे ना, इतने दिन लगते नहीं होते, 2-3 दिन में एक्चुअली हो जाता है। हम बाद में पीछे उनका दस्तावेज होता है आपस में, रिसिप्ट वो हम करते हैं उसके ऊपर कि ये इस तरह से है, फ्लैग मीटिंग होती है, उसको वापस कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है और पीछे हेडक्वार्टर में भेज देते हैं, जो हेडक्वार्टर हमेशा हमारी बात को ऑनर करते हैं, मान लेते हैं। तो ये जो ज्यादा दिन लगे हैं, ये बार्गेन के लिए वो लगे हुए थे कि वो इसको छुड़ाएंगे उसको छुड़ाएंगे, मतलब कुछ किसी रूप में ही बार्गेन करना चाहते थे। अभी सौभाग्यवश उनका आदमी भी हमारे पास आ गया, तब उसमें आके, दबाव में आके इनको ये करना पड़ा। ये कोई बढ़िया वो देश नहीं है, ना इनकी कोई पॉलिसी इस तरह के मानवतावादी है। ये एक नंबर के दरिंदे लोग हैं, दरिंदे। जी। तो ये हमेशा दबाव में काम करते हैं, डंडे से काम करते हैं। जी बिल्कुल। और मोदी जी के पास डंडा है, वो सबसे बड़ी बात ये है। मोदी जी एक पिता तुल्य के तौर पे हर एक नागरिक का ख्याल रखते हैं, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और पाकिस्तान और दूसरे देशों के लिए बड़े दुर्भाग्य का है ये कि 2014 में मोदी जी का पदार्पण हो गया है यहाँ पे। अभी सिचुएशन सब कुछ बदल गई है, अभी नया भारत है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये नया भारत है और मोदी जी हर एक नागरिक, हर एक बीएसएफ जवान के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसे में सुमित जैन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरह के मुद्दे जब होते हैं, इस तरह के घटनाक्रम जब होते हैं, तो ऐसे में भारत को क्या सख्त रुख अपनाना चाहिए या फिर सॉफ्ट डिप्लोमेसी रखनी चाहिए, उसको अपनाना चाहिए? देखिए, हमने सॉफ्ट एंड हार्ड, हमने दोनों का मजा देख लिया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब हमने सॉफ्ट पॉलिसी देखी, हम बोलते ही नहीं थे, हमारे आदमियों का पकड़ा गया, वी नेवर फॉट फॉर इट। भैया 1971 में हमने जंग जीती, बांग्लादेश को एक अलग कंट्री बना लिया, 93,000 हमने उनके सोल्जर्स को खिला पिलाकर मोटा कर उनको वापस भेज दिया। लेकिन जो हमारे जवान पकड़े गए थे उनको हमने मांगा ही नहीं कि बुरा ना मान जाए कहीं पाकिस्तान, तो हमने सॉफ्ट पॉलिसी को अपनाया। हमने वो टाइम देखा है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, आज अगर प्रेम चौहान जी यहाँ बैठे हैं और गर्व से बोल रहे हैं कि 2014 के बाद सारा कुछ चेंज हो गया है, ये नया भारत है, इसका मतलब है इन्होंने वो टाइम भी देखा है। और अगर ये आज पॉलिटिकल एक पार्टी को या एक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है ही नोज कि कौन सी पेन में से हमारी फोर्सेस निकल के गई हैं। हमें वो पाकिस्तान में जो कुछ हमारे जवानों के साथ होता था हमारे कश्मीर के अंदर, वो टाइम हमने सॉफ्टनेस वाला हम भूले नहीं है। तो अभी जब सख्ती हमने अपनानी शुरू करी है, तो पाकिस्तान को भी, कभी अमेरिका को, कभी यूनाइटेड नेशंस में, कभी वो तुर्की को, कभी चाइना को, वो बोलता था कि मोदी जी से हमें बचा लो। उसने भारत से बचाने की बात नहीं करी, मोदी से हमें बचा लो। और जब इनकी पार्लियामेंट में बात होती है तो वहां पे बात होती है मोदी जी जब तक हैं ये हमारी नस्लें खराब कर देंगे। इसका मतलब है कि पॉलिसी यही ठीक है। और हमारी तो जो ये मीटिंग्स होती हैं सीडीएस की और सभी की, वहां पे एक ही बात होती है, डर अच्छा है और ये डर बिना प्रीत नहीं हो सकती। यही पॉलिसी चाहिए और यही मोदी चाहिए हमें, जिसका इंतजार हमें बहुत देर से था, और ये मोदी जी ने करके दिखाया। जी जी, प्रेम चौहान जी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ऐसे में क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई हॉटलाइन जैसा संपर्क करने के लिए होता है या फिर सीधे संपर्क किया जा सकता है? साथ ही साथ एक चीज और समझनी चाहूंगी कि एसओपीज और प्रशिक्षण क्या मौजूद होते हैं या फिर दिया जाता है बीएसएफ जवानों को, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके? हाँ, बीएसएफ की बेसिक ट्रेनिंग में, जैसे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में, ये वो जवान की ट्रेनिंग में भी ये सब चीजें शामिल होती है। हम बॉर्डर पे पूरा सारी जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, बॉर्डर पे कैसे ड्यूटी करनी है, हर एक जवान को क्लियर कट पता होता है, और थोड़ा गुड फेथ भी चलता रहता है। जैसे मैं आपको अपना बता रहा हूँ, जैसे मैं जलालाबाद में था तो मतलब हम घूमते हुए ऐसे आते रहते थे, उनके लोग भी आते थे, उनके भी वो कभी कभी उनके कमांडर भी आते थे, हम रुकते थे आपस में,
बातचीत करते थे और क्या हाल है, सब कुछ कैसे है, ये है वो है, और आदमी सबको हाथों से मिलाते थे। ये बिल्कुल नॉर्मल चलता रहता है। अभी बॉर्डर पे जब तक लड़ाई नहीं होती तब तक वो कोऑपरेटिव बिहेवियर रहता है, ऐसा दुश्मनी वाला बात नहीं होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कमांडर पे। जैसे जाओ उन दिनों में, जैसे मैं था यंग कंपनी कमांडर था जब मैं, तो उन दोनों 80s में जब ये जाऊल हका गया था तो रेंजर्स का और पाकिस्तान आर्मी का भी बिहेवियर बदल गया था। वो रेडिकलाइज हो गए थे, वो वाहियात हो गए थे, बदतमीजियां करने लग पड़े थे। तो उसी तरह से हमको भी पूरी छूट होती है। हम वो है, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे करगिल की लड़ाई हुई थी, करगिल की लड़ाई में ये है कि करगिल की लड़ाई खाली जम्मू कश्मीर में हुई थी, कश्मीर में हो रही थी। लेकिन अगर आप उन दिनों के अखबार आप पता करें तो गंगानगर में भी लड़ाई हो रही थी करगिल की। अगर आप पता करें तो बहुत उसको हाईलाइट नहीं होगा। गंगानगर में मैं कमांडर था उन दोनों, मैं करना था बटालियन का। तो मैंने पाकिस्तान को बोल दिया था कि ये कोई मोर्चे बनाओगे तो मैं गोली मारूंगा तुमको। वो माने नहीं, वो पंजाबी थे, वो भी कहते हैं साड़ी टूटियां पाई हैं, उसी करके देखो। मैं अच्छा कर लेते हैं। तो मैंने अपने जवानों को खंदकों में करके उसके बाद फिर मैंने डीआई से बात की। मैं कहा इससे सही बात हो रही है। तो बोला देखो लड़ाई की जो है परमिशन तो प्रेसिडेंट देता है, लेकिन तेरी तो अपनी ड्यूटी है ना, तेरी भी तो ड्यूटी है कोई बॉर्डर पे, तो अपनी ड्यूटी का इस्तेमाल कर, अपनी पावर का इस्तेमाल कर, हम तेरे साथ हैं। तो वो जो था मेरे पीछे हर एक ऐसे होता है, हर बीएसएफ कमांडर के पीछे उसके कमांडर होते हैं। तो मैंने फिर वो सारा करके मैं कहा फायर करो। तो वो पूरे करगिल के पूरे दौरान में रोज भी मैंने कर दिया था, जब मैं तुमको देखूंगा भी तो मार दूंगा, तुमको गोली मार दूंगा। तो ये चलता रहता था, हमने फायर करते रहे और तकरीबन पूरे टेन्योर में हमने 10-12 आदमी पाकिस्तान के मारे। और उसके बाद खेतों में काम करना बंद कर दिया। ये अपनी जो थी इनके ओपी टावर उसमें आना भी बंद कर दिया। एक दिन देखा मैं कहा अरे इनके ओपी टावर ओपी वाले कहाँ गए, कोई ड्यूटी नहीं दे रहा। तो जवान बोला हमारा हंसने लगा, सर दूरबीन देखो, ओ दूर दरख्तों के ऊपर बैठ के ड्यूटियां दे रहे हैं। ये 1 किलोमीटर दूर चले गए, बॉर्डर से भाग गए। तो ये जो हर बीएसएफ कमांडर को उसके पीछे हमारे पक्की वो कमांड होती है, एक उनकी हमको बैकिंग होती है और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है बीएसएफ के जो अफसर है, क्योंकि हमने यही रहना है। सारे रूल हमें पढ़ाए होते, कानून पढ़ाया होता है, सारे कानून ये जितने भी एक्ट हैं, ये जो एलएलबी में ये सारे बीएसएफ के अफसर को पढ़ाए होते हैं। हम एक तरह से पूरी तरह से वकील होते हैं इन चीजों में। इसके अलावा हम इमिग्रेशन अफसर की ड्यूटी भी, इमिग्रेशन जो है ऑफिसर, उसकी ड्यूटियां भी हमारे पास होती है। हम कस्टम अफसर भी होते हैं, हम पुलिस अफसर भी होते हैं। ये सारी ड्यूटियां बीएसएफ के कमांडर के पास होती हैं। पंजाब में ये ड्यूटियां जो है 15 किलोमीटर तक पीछे होती थी, अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये अमित शाह जी ने किया। अभी 50 किलोमीटर तक जो बॉर्डर से पीछे बीएसएफ के अफसर को पुलिस की ड्यूटी, पुलिस अफसर की ड्यूटी, फुल कस्टम अफसर की ड्यूटी, ये सारी ड्यूटियां होती हैं उसके पास। जी सर। और इसी तरह से ये 80 किलोमीटर जो है वो जैसलमेर में और गुजरात में है। हम 80 किलोमीटर तक बीएसएफ का जो अफसर है उसको सारी पावर्स होती है ये। और इसी तरह से अभी बांग्लादेश बॉर्डर पे भी पहले 15 किलोमीटर होती थी, अभी अमित शाह जी ने उसको 50 किलोमीटर कर दिया। आपने पिछले दो साल पहले किया था, ममता बनर्जी ने बहुत हल्ला मचाया था इस बात पे, लेकिन वो माने नहीं। अभी 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के कमांडर की वो पावर्स हैं। तो ये पावर को, ये सबको ट्रेनिंग अच्छी होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ये जवान से थोड़ा सा ऐसी गलती होगी, कहीं वो नजदीक होता है, थका हुआ था, ये ऐसे बैठ गया, तो वो एक टेक्निकल था। जैसे 2 मीटर उधर जाना, 2 मीटर इधर होने पे पाकिस्तान में आता, 2 मीटर दूर होने पे हिंदुस्तान में होता है। तो कोई माइंड नहीं करता, लेकिन उन्हें क्योंकि उनका एटीट्यूड बदमाशी का था, वो था उनका जो एटीट्यूड, उनका स्टाइल था, इसलिए उसको पकड़ लिया। नहीं तो को पकड़ता नहीं होता। वो बेसिकली इसी गुड फेथ में वो उसको पकड़ के ले गई। इसको उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे को पकड़ लेंगे, क्योंकि रोज ही आपस में आते जाते रहते हैं। जी प्रेम चौहान जी, चलिए माफ कीजिएगा, आपको रोकूंगी, वापस एक बार रुक करूंगी पैनल की ओर, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम आवास पर चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म। सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट बैठक खत्म। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक खत्म। दोपहर 3 बजे होगी कैबिनेट की ब्रीफिंग। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक बार फिर रुक करेंगे पैनल की ओर। मैं सवाल लेना चाहूंगी मंजरी अग्रवाल जी आपसे। मंजरी अग्रवाल जी, लगातार सीसीएस की बैठकें चल रही हैं, अभी युद्ध विराम होने के बाद भी, सीज फायर के बाद भी बैठकों का जो दौर है वो अभी खत्म नहीं हुआ। तो इसको हम किस तरह से देखें, सीसीएस की बैठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक,
राष्ट्रपति से तीनों सेना अध्यक्षों की मुलाकात, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? हमने ऑपरेशन सिंदूर अभी हमारा जारी है, जो आतंकवादी हमको चाहिए वो अभी हमें लेने हैं, तो हम बॉर्डर पे हाई अलर्ट पे हैं। और इसके साथ साथ हमने पीओके की डिमांड रखी है, तो वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए क्या पल पल पाकिस्तान में हो रहा है। अभी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि वो अब उनके न्यूक्लियर एसेट्स जो है खत्म हो गए हैं, जो डेवलपिंग कंडीशंस है उनके ऊपर नजर रख करके उनके हिसाब से नए फैसले लेने, इसके लिए बैठकें जब तक पीओके नहीं आ जाता, क्योंकि बहुत फास्ट इवॉल्विंग कंडीशंस है, तब तक ये बैठकें चलती रहेंगी। और चूंकि राष्ट्रपति सभी सेनाओं की अध्यक्ष होती हैं, इसलिए उनको इस बारे में इन्फॉर्म करते रहना ये कर्तव्य है। जी बिल्कुल। प्रेम चौहान जी, आपसे भी समझना चाहूंगी, तीनों सेना अध्यक्षों के साथ आज ही मीटिंग हो रही है राष्ट्रपति की, क्या इसको प्रोटोकॉल के रूप में देखें या फिर इसके कुछ और मायने? नहीं, इसके रूटीन है। इस तरह की अभी आप देखिए ना, एक तरह की इमरजेंसी है, देश जो है उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हमने वो इन लीगल टर्म्स में डॉक्यूमेंटेशन पे पेपर पे हमने इसको इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया है, वो दूसरी बात है, लेकिन हालात वही है, बिल्कुल हालात वही हैं। तो इस तरह से आपस में कमांडर के आपस में विचार विमर्श और फिर फ्यूचर में क्या करना है, ये सारा एक योजना के तहत ये करना पड़ता है। तो उसी सिलसिले में ये रूटीन जो ये मीटिंग हो रही है, और जिस तरह से भी कंसेंसस बनेगा सभी का, जिस तरह से भी सरकार की एक वो बनेगा, निर्णय बनेगा, उसी तरह से चलते रहेंगे। क्या अभी एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लोग जो खुश होते हैं ना, कुछ लोग हिंदुस्तान में देशद्रोही लोगों को भी कोई कमी नहीं है कि अभी तो 240 पे आ गए, अभी तो ये हो गया, अभी ये हो गया। अभी कुछ नहीं होगा, कमांडर ही होता है। मोदी जी हैं, चाहे कितने भी हों, अगर वो उस सीट पे हैं, कमांडर की सीट पे हैं, तो वो कमांड ही करेंगे। और वो जब तक इस न्यूसेंस जो है परमानेंट न्यूसेंस जो है, ये नोटोरियस कंट्री की जो वो है, ये जब तक इसे सॉल्व नहीं करेंगे वो नहीं बैठने वाले चैन से। इसको वंस फॉर ऑल इट विल बी सॉर्टेड आउट, देयर इज नो प्रॉब्लम। जी बिल्कुल सर। मेरे को थोड़ा सा मेरे को जाना पड़ रहा है, एक छोटी सी हमारे भाई एक टेलीफोन आ रहा है, मैं 5 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूँ। नो इश्यूज। जी सुमित जैन जी, मुझे आप क्योंकि चीन में रह रहे हैं, एक सभी के मन में ये सवाल है कि जिस तरह से भारत के प्रति चीन ने डिप्लोमेसी दिखाई, पहले भारत के प्रति उन्होंने कुछ भी दखलंदाजी नहीं की जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, उसके बाद भारत और चीन के प्रति चीन की जो भारत के प्रति डिप्लोमेसी थी उसको किस तरह से देखें, और पाकिस्तान और चीन के संबंधों को किस तरह से देखें? देखिए, पहली बात यह है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ उससे पहले भी मुझे कई लोगों ने पूछा कि चीन क्या पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। जी। मेरा आंसर हमेशा इसी बात का था, चीन पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक लायबिलिटी है चाइना के लिए आज की डेट में। पाकिस्तान सिर्फ एक ऐसा नासूर है जो खून चूसता रहता है। पहले उसने अमेरिकन का चूसा 20 साल, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर युद्ध के कारण उन्होंने पैसे घेंटे हैं, बेवकूफ बनाया है अमेरिकन को। उसके बाद 10 साल सीपेक के नाम पर उन्होंने चाइना को उन्होंने चूस लिया, सारे पैसे खा लिए, और पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं हुई, और ये पैसे वापस भी चाइना को नहीं आने वाले। तो इसलिए अभी जो हमारे इंडियन मीडिया में चल रहा था कि चीन जो है इतना बड़ा पावर है, वो पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाएगा, तो हम कैसे लड़ेंगे इतने 2-3 फ्रंट के ऊपर। क्या हुआ जब ये युद्ध हुआ, आपने चीन को जब किसी ने पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है, आप क्या देखते हैं, तो उन्होंने बोला हम तो किसी ने बताया ही नहीं कि युद्ध हो रहा है। आप सोच के देखिए मोदी का खौफ कितना है कि 2020 में हमने इनको ऐसी मात मारी है चीनियों को कि वो बॉर्डर के ऊपर आते हुए डर रहे थे, इसलिए उन्होंने पंगा नहीं लिया और लेना भी नहीं था। उसके 2-3 कारण है। एक, पाकिस्तान एक लायबिलिटी है। दूसरा, चाइना की खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब है एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। इकोनॉमी खराब होने के कारण इनको अमेरिका के बचा नहीं सकता, यूरोप की हैसियत नहीं है, और अफ्रीका बहुत गरीब है जो सपोर्ट कर सके चाइना को इकोनॉमिकली। एक ही कंट्री है पूरे दुनिया में जो चाइना को बचा सकता है, वो है भारत, क्योंकि हमारी तो मार्केट बहुत बड़ी है, हमारा मिडिल सेक्टर जो मिडिल इनकम ग्रुप होता है वो बढ़ता जा रहा है, हमारी कंजम्पशन जो है वो मिडिल सेक्टर ही लेता है हर कंट्री के अंदर। चाइना को मालूम है चीज का। और जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो 2 चीज जानते हैं। एक, स्ट्रेंथ की भाषा। जब आप आंख में आंख डालकर
मुंह के ऊपर जो नाक है लाल कर कर जब आप बात करते हैं सामने वाले का, ये उससे डरते हैं, एक बात। दूसरा, पैसे की भाषा। इनको मालूम है जब तक मोदी जी हैं तब तक बॉर्डर के ऊपर कुछ नहीं होगा, हमें पीछे हटना पड़ेगा। ये 2020 से लेकर 2024 तक ये वेट करते रहे कि 24 में मोदी जी की हार होगी, राहुल बाबा यहाँ पे प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, अरुणाचल प्रदेश चाइना को दे दिया जाएगा। लेकिन 24 में मोदी जी की जब जीत हुई है तब भी ये 10 दिन वेट करते रहे कि हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट खींच ले, हो सकता है कि नीतीश बाबू खींच ले। जब देखा कि ये गवर्नमेंट बन गई है, उसके बाद उन्होंने मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया, जिसको बोलते हैं कि मुंह फूला हुआ था, जैसे फूफा जी का मुंह फूला होता है। तो आप समझिए कि जब हमने स्ट्रेंथ दिखाई, चाइना हमारे बॉर्डर से पीछे हट गया। और दूसरा, पैसा। इनको पैसा चाहिए, इनको बिजनेस चाहिए, वो भारत दे सकता है। इसलिए जो इनकी अब डिप्लोमेसी है, वो इन्होंने बोला जरूर था पाकिस्तान को, चिंता मत करो, तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। हमने धज्जियां उड़ा दी हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के साथ साथ जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाइना ने पाकिस्तान को दिए थे, उन सबको ऐसे हमने उड़ाया है जैसे कि कांच के पत्ते हो। तो चाइना जानता है कि भारत ही सपोर्ट करेगा इनको फ्यूचर के लिए, इसलिए अब भारत के भाषा भी उन्होंने भारत की फेवर की उन्होंने करनी शुरू कर दी है कि आइए मिलकर तरक्की करते हैं। जी, तो आप समझ सकती हैं। बिल्कुल सर, ये भी देखने को मिला, आतंकवाद की निंदा करते चीन नजर आया और दोनों के बीच दखल नहीं दी और मध्यस्थता करने की कोशिश यहाँ पर चीन की तरफ से की गई कि आप दोनों प्लीज इसको रिजॉल्व करिए शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि काफी नुकसान हो रहा है दोनों ही साइड से। लेकिन जब युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया, तो चीन की तरफ से एक पोस्ट, एक बयान देखने को मिला जिसमें लिखा गया और कहा गया कि पाकिस्तान हमारे लोहे जैसा दोस्त है, उससे हमारे बहुत अच्छे संबंध है और हम पाकिस्तान के साथ हमारे लोकप्रिय संबंध है। सुमित जी। यस, देखिए, जब उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारा लोहे जैसा दोस्त है, वो इसलिए था क्योंकि चाइना का जितना सामान वहां पे पहुंचा था वो सारा हमने लोहा लोहा कर दिया, उसके चीथड़े उड़ा दिए। तो लोहे वाला फ्रंट तो होना ही था, क्योंकि वो सारा जो लोहा वहां पे पड़ा हुआ है जंग की तरह, वो वापस भी तो भेजना था पाकिस्तान से चाइना में। पहली बात तो ये है। तो इसलिए आप समझ सकती है कि लोहे वाला फ्रंट किसको बोलते हैं आप। एज फार एज द ट्वीट्स आर कंसर्न, पूरे युद्ध के अंदर वो एक ही बात बोलते रहे कि पहले तो बोले नहीं, जब युद्ध खत्म हो गया, अभी खत्म हुआ नहीं है, सीज फायर हुआ नहीं है, अभी हमने विराम दिया है, जिसको बोलते हैं कि जैसे महाभारत के टाइम पर दिन में लड़ाई होती थी, रात को बंद होती थी, इस बार रात को बंद करी है, दिन में अभी भी जारी है। ये बंद नहीं होगी, इसलिए इतनी मीटिंग्स हो रही है। चाइना आज की डेट में पाकिस्तान के साथ कहीं भी खड़ा नहीं है, भारत के साथ ही खड़ा है। इसलिए अब वरी मत कीजिए, मैं बार बार भारत के जितने भी दर्शक हैं उन सबको बोलता हूं, चाइना पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा। वो सिर्फ अपना टूटा फूटा सामान वापस लेके आने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ताकि उसको बेच के ही हो सकता है चाइना 1-2 दिन और सरवाइव कर जाए, अदरवाइज पीछे कुछ भी सच्चाई नहीं है। जी बिल्कुल। मंत्री जी, एक ट्रंप का बयान सामने आया, सऊदी अरब में संबोधन करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने दोनों पर दबाव बनाया था व्यापार को लेकर, इसलिए दोनों देश मान गए और हमें गर्व है कि हमने मध्यस्थता की कोशिश की और हम कामयाब हो गए। इसका कटाक्ष देखने को मिला क्योंकि भारत में ही जनता ने इसको सिंदूर को व्यापार के साथ जोड़कर देखा। तो इसको आप किस तरह से देख रही हैं? कोई आधिकारिक बयान भारत की तरफ से भी ट्रंप के इस बयान के खिलाफ नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये ट्रंप का बड़बोलापन था। जी, ट्रंप को किसी ने मध्यस्थता करने के लिए बुलाया नहीं था। एक डिप्लोमेटिक मूव होता है, जब आप न्यूक्लियर कोई रेडिएशन लीक हो जाते हैं, आप इंटरनेशनल कमेटी को इन्फॉर्म करते हैं और उनको इंटरवीन करने के लिए कहते हैं कि मानवता के नाते सबसे पहले लोगों को बचाना जरूरी था। अच्छा, ये सब भारतीय बॉर्डर के पास हो रहा था, पाकिस्तान को भी सेव करना चाह रहे थे क्योंकि हमारी दुश्मनी केवल आतंकवादियों से थी। तो हमने वहां पर अमेरिका को जो आने दिया है वो सिर्फ इसलिए कि वो लीक्ड रेडिएशन टैकल हो जाए। दूसरी बात क्या है, मोदी जी कभी इन सब चीजों का बोल के जवाब नहीं देते। उन्होंने जो अमेरिका की स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट था लोहा, उसके ऊपर 30% टैरिफ लगा दिया है। अब उस भाषा में मोदी जी बात कर रहे हैं। ट्रंप जल्दी ही इस चीज को समझ जाएंगे और उसके बाद फिर दोनों बातचीत की टेबल पे आकर के चीजों को रिजॉल्व कर लेंगे। दैट इज अनदर थिंग। पर यहाँ पर जो ट्रंप बोले हैं ना,
वो थोड़ी सी बात भारत को खटक गई। और विपक्ष को क्या चाहिए? विपक्ष को तो तमाशा करने के लिए एक स्टेटमेंट चाहिए कि भाई ट्रम्प से मोदी डर गए और व्यापार के लिए उन्होंने ये सारी चीजें स्थगित कर दी। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मोदी जी को जो उस समय उतने पीरियड के लिए जो टारगेट अचीव करने थे उन्होंने अचीव कर लिए। अब उन्हें न्यूक्लियर रेडिएशन कंट्रोल करना है, वो न्यूक्लियर रेडिएशन कंट्रोल करें। आगे जो एस्केलेशन है वो वैसे ही होगा जैसे मोदी चाहते हैं। इसमें दुनिया की कोई चीज, मोदी बहुत बार इंटरवेंशन डिनाई कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। और मोदी आज भी उस चीज पे उस पे अड़े हुए हैं। अमेरिका अपनी पोजीशन को मतलब ये कह लीजिए ओवर एडवर्टाइज कर रहा है। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ओवर एडवर्टाइजमेंट अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कहीं ना कहीं बीच में आकर फायदा उठाने की कोशिश की, जो कि सबने देखा। और इसको बार बार दोहराते हुए हमने ट्रंप को भी देखा, क्योंकि बार बार हम अपनी तारीफ तभी करते हैं जब हमने वो चीज ना की हो। जब हमने कुछ किया हो तो दुनिया को अपने आप पता चल जाता है, जैसे कि भारत करता है। भारत ने द्विपक्षीय बातचीत के जरिए युद्ध विराम किया, सीज फायर किया, जो कि सबने देखा और सबको पता चला कि वैश्विक स्तर पर भारत से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। सुमित जैन जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक बड़ी अजीब सी चीज सीज फायर से पहले देखने को मिली थी जब टर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। ये बड़ा झटका भारत के लिए माना जा सकता है, टर्की का पाकिस्तान को समर्थन। इसको किस तरह से देखें? पहली बात है कि आपकी स्टेटमेंट को थोड़ा मैं ठीक करूंगा। सीज फायर नहीं है, ये सिर्फ युद्ध विराम है। सीज फायर पाकिस्तान मान रहा है, हम नहीं मान रहे। दूसरी बात, तुर्की का बीच में आना कोई बड़ी अजूबी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, क्योंकि उसको खलीफा बनना है एर्दोगान को। और वो वहां पर उन्होंने आज पहली बार सपोर्ट नहीं किया है पाकिस्तान का। इवन कि आपने देखा होगा कि वो अगर उनके फाइटर प्लेन्स हैं, उनके ड्रोन सिस्टम्स हैं, उन्होंने हमेशा बोला है कि वो पाकिस्तान को को प्रोडक्शन के लिए उनको यूज करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनके रिश्ते बहुत पुराने हैं और ये उमा के नाम पर ये मुसलमान एक दूसरे की सपोर्ट हमेशा करते ही हैं, तो ये चलता रहेगा। एज फार एज भारत इज कंसर्न, हमने अपनी तरफ से एक ही चीज किया कि हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तुर्की के पास जब वो दिक्कत में थे। हमने अपना संस्कृति उनको समझाने की कोशिश करी, ये हमारी संस्कृति है, जब कोई दिक्कत में हो उसकी मदद करनी चाहिए, हमने करी भी। लेकिन हमने ये नहीं बोला कि इसके बदले हमें आपकी दोस्ती चाहिए। वी नेवर आस्क्ड फॉर इट। हमने अपना धर्म निभाया, ये अपना दीन, ये उसको फॉलो कर रहे हैं, सो उनको अपना काम करने दीजिए। हमने अपना काम कर दिया, बट पहली बार आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, अगली बार आप दोबारा से करेंगे तो आपका हाथ काट दिया जाएगा। ये मोदी जी समझते हैं। तो इसमें जो हमारे दुश्मन देश के अंदर हैं या देश के बाहर हैं, वो सारे एक्सपोज हो रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि ये युद्ध में सिर्फ हमने चाइनीज हथियारों को नष्ट कर दिया, ये जो तुर्की है उसके ड्रोन्स को हमने नष्ट कर दिया, अमेरिकन F-16 को हमने नष्ट कर दिया। हमने बड़े बड़े कंट्रीज की जो नाक है उसे काटी है, लेकिन साथ साथ हमने अपने दुश्मनों को हमने एक्सपोज भी कर दिया। सो ये बहुत बड़ा एक झटका है जो हमारी पॉलिसी है कि हमने तुर्कियों को हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ रिलीजन। हो सकता है कि जब कांग्रेस की कभी अगले किसी जन्म में इनकी अगर गवर्नमेंट बन जाए तो हमारे रिलेशंस तुर्की के साथ हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि डीएनए सेम है। जी बिल्कुल सुमित जैन जी, आपने ठीक कहा कि हमने अपनी संस्कृति दिखाई, लेकिन सामने से वो रेसिप्रोकेट नहीं हुई चीजें, जिसका हमें कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां पर ना हमें कोई बिखेर सकता है, ना हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है। मंजरी जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, कैबिनेट की बैठकें भी हो रही हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक हो रही है, बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि भारत अपनी आगे की रणनीति, आगे की तैयारी कर रहा है। हमने जब पीओके मांगा है और इस समय जो हमने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया है, तो पीओके हमको मिलेगा। अब उसको आगे कैसे हैंडल करना, आप देखिए मीडिया वगैरह में हर जगह एक चीज चल रही है, हमें पीओके चाहिए लेकिन वहां की जनता नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, एज इफ एवरीबडी इज अ स्टेक होल्डर, सबसे पूछ करके मोदी जी काम करेंगे। लेकिन वहां पर जो डेवलप होती सिचुएशन है, हर पल बदलती हुई सिचुएशन है, आपने मांग कर दी है। अब आपको पहली चीज प्रेशर बनाना है डिप्लोमेटिक कि वो मांग पूरी हो। दूसरी चीज, हमने वहां से सारे अपने आतंकवादी लेने हैं,
जिन्होंने कभी भी भारत पे किसी भी तरह का हमला किया था, उसकी प्लानिंग की थी, उसकी ट्रेनिंग की थी, उसकी फंडिंग की थी। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। अभी कल कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे जिसमें पाकिस्तान अपने आतंकियों को सुरक्षा दे करके छुपाने की कोशिश कर रहा था, हमें वो भी मिल गया है। तो वो सारी चीजें भी हमें एक्सेस करनी है। हमको ये भी देखना है कि हवा का रुख बदलने से वो जो रेडिएशन है वो हमारी तरफ ना आ जाए, रेडिएशन वहां पर कंट्रोल हो जाए। तो सब चीजें देखनी है। फिर हमें अपनी सेना को भी हाई अलर्ट पे रखना है कि पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर ना करे। और हमको ये भी देखना है कि जो 0.5 फ्रंट हमारे यहाँ है वो सबड्यूड रहे। तो बहुत सारी चीजें, और विपक्ष एक अलग अपना मुसीबत है कि पार्लियामेंट सेशन बुलाओ जी और हमको समझाओ कि आपने क्या किया है, और ट्रंप ने कह दिया था तो अब आप क्या ट्रंप से झुक गए हैं, क्या आप पाकिस्तान से हार गए हैं, क्या आप चाइना से डर गए। मतलब इतना सारा उनको जो प्रोपेगेंडा उसको भी डील करना है। और जो कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की कंसर्न है वो है। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना है, कॉन्टिन्यूस फीडबैक लेना है, बदलती सिचुएशन के हिसाब से अपनी पॉलिसी में चेंज करना है, उसके हिसाब से एक्ट करना है। मीटिंग्स होंगी ही जी। जी मंजरी जी, एक चीज़ और समझनी चाहूँगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब संबोधन किया था तो हमेशा प्रधानमंत्री की तरफ से मैं 140 करोड़ देशवासियों को संबोधित करता हूं, लेकिन अब की बार कहा गया 130 करोड़। तो एक्ट ऑफ वॉर भी कहा गया कि कोई भी ऐसी गतिविधि होगी पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी की तरफ से तो उसको एक्ट ऑफ वॉर में काउंट किया जाएगा। तो क्या इसको भारत के अंदर भी देखा जा सकता है? क्योंकि ऐसे कई रोहिंग्या और बांग्लादेशी, क्योंकि बांग्लादेश जिसकी शुरुआत ही हमसे हुई वो हमारे अगेंस्ट हो गया, तो उसके बेसिस पे भी देखा जा सकता है बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों या जो भी अवैध तरीके से भारत में पनाह लिए बैठे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ बड़ा एक्शन प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से हो सकता है। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि जो संख्या माइनस की है उसको भारत से भी तो माइनस करना है। तो उनको जो है भारत से निकालना है। आप इसे डिपोर्टेशन कह लीजिए, भगाना कह दीजिए, जो कुछ भी कहिए, वो जो भारत में रहता है और उसकी आस्था भारत के साथ नहीं है उसको हटाया जाएगा। तो अब 130 करोड़ ही बचे हैं। और आप देखिए डिटेंशन सेंटर्स में संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ अभी कल म्यांमार के पास समुद्र में उतार दिए गए हैं कि सामने शोर दिख रहा है, लाइफ जैकेट आपके पास है, तैरते हुए पहुंच जाइए अपने देश। तो सब अब जो है पधारो मारे देश, पहले हम लोग गाते थे, अब सिधारो थारे देश की। अब चलो जाओ अपने देश जाओ, जहाँ की तुम्हारी लॉयल्टी है उधर जाओ। ये कार्यक्रम शुरू हो गया है और ये एक्शंस देखते रहेंगे। आप देखिए 83,000 केवल पाकिस्तान में, वो सॉरी पंजाब में ऐसी लेडीज थी जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई थी। तो ये एक जो ये एक्सचेंज, और इसमें खाली लोगों का एक्सचेंज नहीं था, इसमें बहुत बड़ा सूचनाओं का, ऑर्डर्स का, ये पूरा नेटवर्क बना हुआ था। इसको तोड़ना आखिरकार जरूरी था। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस नेटवर्क को तोड़ना जरूरी था, तभी हम अपनी सुरक्षा को मजबूत कर पाएंगे। सुमित जी, एक चीज समझना चाहूंगी, अमेरिका की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं आप भारत के साथ? क्योंकि एक तरफ अमेरिका कहता है भारत के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, दूसरी तरफ जिस तरह की हमने देखा, जो पहले अमेरिका दखल देने को तैयार नहीं था, वो कह रहा हमने मध्यस्थता कराई, हमने मध्यस्थता का यहाँ पर प्रस्ताव दिया, हमने कोशिश की, हमने दबाव बनाया। तो इसको किस तरह से देखें सर? देखिए, इसको 2-3 पहलू हैं, डिफरेंट एंगल से इसको देखते हैं। पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिजनेसमैन है। ही इज नोन फॉर मेकिंग डील्स। उनकी पूरी उम्र डील बनाते बनाते निकल गई। अब उन्होंने जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने बोला था कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा यूक्रेन और रशिया के बीच में पहले दिन। उन्होंने ये भी बोला था कि मैं हमास और इजराइल की प्रॉब्लम को पहले दिन सॉल्व कर दूंगा। वो दोनों चीजों को सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन एक उल्टा नया स्यापा खड़ा कर लिया, वो है यमन के साथ। हर रोज यमन वाले इनकी ऐसी तैसी फेर रहे हैं, इनके ड्रोन्स हो, इनकी शिप्स हो, भागना पड़ रहा है। और जब भागते हैं, भागते हुए लोग कहते हैं कि लंगोटी भरी, इनका तो प्लेन समुद्र में गिर रहे हैं। तो इतनी बड़ी सुपर पावर को यमन के कुछ रिबेल्स ने मात दे दी है। तो अब वो नाक जो कटी है उससे बचने के लिए उनको कोई ना कोई स्टेटमेंट तो, जिसको बोलते हैं अपनी छाती पीटना कि हमने देखिए करा दिया, उसके चक्कर में उनको ये काम करना पड़ा। वरना अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती हो रही है इस वक्त, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि तुम कोई काम ढंग का कर नहीं पाए, ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, ना कोई बिजनेस आया है, पूरे दुनिया के साथ रिलेशंस को खराब कर लिया है। और जो इनकी जो प्रॉमिसेस थी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी हुआ नहीं है।
इसलिए उन्होंने ये बेवकूफी वाली एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी हम भारत के साथ मिलकर हम ट्रेड को इंक्रीज करेंगे, तभी युद्ध रुक गया है, जबकि असलियत कुछ और थी। मोदी जी ने 2 शर्तें रखी। पहली बात, तुमने फोन किया है तो तुम्हारी इज्जत रखते हुए हम युद्ध को विराम दे रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज नेगोशिएट नहीं होगी, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। हमें पीओके वापस चाहिए, हमें उग्रवादी सारे वापस चाहिए, और जो हमने पानी बंद कर दिया वो पानी बंद ही रहेगा, वो हम तब भेजेंगे जब हमारा मन करेगा। नथिंग इज नेगोशिएबल। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया अपने बाहर आकर एक थंपिंग विक्ट्री की, देखो हमने ये कर दिया। ये सिर्फ कंजम्पशन के लिए अच्छा लगता है। अगर ये ऐसी बात होती तो आज जैसे मंजिल जी ने बोला, हमने आज जो 30-35% का इनके ऊपर टैक्स लगाया है इनके स्टील के ऊपर, वो हम नहीं लगाते अगर डरे होते तो ये जो अमेरिका की पॉलिसी है हमेशा ही ऐसी रही है कि हमेशा वो बोलता है कि जो काम हुआ दुनिया में अच्छा काम वो मेरे कारण हुआ। तो भैया अगर इतना अच्छा था तो जो आपने सारी दुनिया में इतने स्यापे आपने डाल के रखे हैं उसकी भी जिम्मेवारी ले लेते, वहां पर ये चुप करके भाग जाते हैं। तो ये अमेरिका की पॉलिसी रही है एंड दिस विल कंटिन्यू। और ये ना किसी के दोस्त हैं ना दुश्मन है, और मैं हमेशा बोलता हूं इनकी दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा खराब है। सो वी हैव टू चूज देम वाइजली। जी बिल्कुल सर, दोस्ती से ज्यादा अमेरिका के साथ मतलब दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती खराब है, ये आप पहले भी कह चुके हैं। एक छोटी सी चीज और, ब्लैकमेलिंग, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर कोई हमें इस तरह की धमकियां देगा तो वो इनटॉलरेबल होगा। देखिए पहली बात यह है, मोदी जी की स्टेटमेंट आपको बड़ी ध्यान से सुननी पड़ती है 100 बार, तो जाके समझ आती है कि मोदी जी बोल क्या रहे हैं। मोदी जी ने बोला अब आपकी न्यूक्लियर वाली धमकी नहीं चलेगी। क्यों? अब इसलिए बोला क्योंकि इनके न्यूक्लियर एसेट्स हम तबाह कर चुके हैं। आज जो वहां पर हर रोज इतने अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि हमने स्वाहा कर दिया है इनका एटम बम। तो ये जो बम्स थे, वो जो बम बोल रहे थे वो सिर्फ बम्स रह गए हैं। तो आप सोचिए कि मोदी जी की ये स्टेटमेंट इतनी ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट है कि अब ये जो इनका एक ही बार्गेनिंग चिप था पाकिस्तान का, हम एटमी मुल्क हैं, हम एटम बम फेंक देंगे, दुनिया तबाह कर देंगे, अब वो स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे, इनकी वो चिप भी खत्म हो गई। इसलिए जो आपका पहला क्वेश्चन था कि इतनी मीटिंग्स, सीडीएस से मीटिंग, हमारे तीनों चीफ से मीटिंग, कभी प्रेसिडेंट से मीटिंग, कभी कैबिनेट की मीटिंग, ये हो क्यों रही है? क्योंकि हमने पाकिस्तान को उन्हीं की कंट्री में दफन कर दिया है। बस अब जो हमारी चीज हमें बिलोंग करती है उसको लेने का टाइम है। ये सारी मीटिंग्स उसी के आसपास घूम रही हैं एंड यू विल हियर सम वेरी गुड न्यूज वेरी सून। जी बिल्कुल सुमित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो मीटिंग्स हो रही हैं वो तैयारी के लिए हो रही हैं, क्योंकि युद्ध के लिए तैयारी काफी महत्वपूर्ण होती है, प्लानिंग काफी महत्वपूर्ण होती है किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए। ऐसे में मंजरी जी आपसे समझना चाहूंगी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से भारत लगातार प्लानिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है कि कोई भी ऐसी स्थिति बनती है या कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी भारत अपनी एक छाप छोड़ चुका है, पहचान छोड़ चुका है, अपनी छवि कायम कर चुका है कि हम किसी से नहीं डरते, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में आगे की रणनीति, आगे की प्लानिंग आपको क्या लगता है क्या हो सकती है? भारत का अगला कदम क्या हो सकता है? सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है? पाकिस्तान को पूरी दुनिया से आइसोलेटेड रखना, जो हमारे ऊपर इस समय सबसे बड़ी चीज है। हमें आईएमएफ को एक्सपोज करना है, जिसने $2.4 बिलियन की इस बीच में फंडिंग की है, और वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। और इसके लिए हमको बहुत सारे प्रयास राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह की कोई फंडिंग पाकिस्तान को नई जिंदगी दे देगी और कोई और देश इनको हथियार सप्लाई ना कर पाए, कोई इनको किसी भी तरीके का, हमको वो स्थिति रखनी है जैसे चाइना के सामने भी हमने रखी, चूज भारत चाहिए या पाकिस्तान चाहिए। तो ये हमें पूरी तौर पे सारी दुनिया में मेंटेन करके रखना है कि जो पाकिस्तान का साथ देगा वो जो है भारत के विरुद्ध हो जाएगा। इफ यू आर नॉट विद अस, यू आर अगेंस्ट अस, वो वाली पॉलिसी हमने अपनाई है। और इसी के कारण खुल करके अमेरिका, जो हमेशा उन्नत टेक्नोलॉजी ऐसे समय पे पाकिस्तान को देता रहा है, ये पहली बार है अमेरिका ने ऐसी कोई मदद नहीं की है। आईएमएफ भले ही सामने आया है, पर अमेरिका बैक ऑफ हो गया है। उनको मालूम है अगर पाकिस्तान और भारत में चूज करना है तो भारत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है।
अब जैसे तुर्की ने बेकार में अपने आप को इन्वॉल्व करके एक मुसीबत खड़ी कर ली। ना हम उनसे मार्बल ले रहे हैं, ना हमने जो है उनसे जो ट्रिप थी वो सारी चीजें कैंसिल कर दी हैं। तो तुर्की अब जो है मांग रहा है भारतीय व्यापारियों से, टूरिस्ट से, कि भाई हमसे व्यापार कंटिन्यू जी। रखो। पाकिस्तान की एक तो पहले उनकी जो ड्रोन की एक हाइपर इमेज थी वो कैंसिल हो गई है, और दूसरा जो है ये इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीजें अब हमने हर एक को करके बता दी हैं कि भारत से अगर आप बैर लेंगे और पाकिस्तान का साथ देंगे तो आपकी क्या दशा हो सकती है। इस प्रेशर को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुमित जी कुछ कह रहे हैं? जी जी सुमित जी। मैं अभी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हमने आर्मेनिया को आकाश डिफेंस सिस्टम देने का फैसला कर लिया है। तो आप समझ सकती है कि अब जब हम हिट बैक करेंगे तुर्की को, वो हम उन्हीं की भाषा में उनको हिट बैक जी, करेंगे। बिल्कुल। ट्रेड बंद कर दिया है, वहां से जो हमारे टूरिस्ट वहां जाते थे जी, उनको जी, बंद कर दिया है। जी। अब आर्मेनिया को भी हमने अपना डिफेंस सिस्टम भेजना शुरू कर दिया है। जी। देखते देखते जाइए, तुर्की भी कदमों में आपके आया होगा। जैसे मूजो आया था वैसे ही ये भी आएगा, चिंता जी। मत कीजिए। ये जी, सारे चलिए। मोहम्मद आएंगे जी। मोदी जी के पैरों में। जी चलिए, सुमित जैन जी, मंजरी अग्रवाल जी, प्रेम चौहान जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चर्चा की आपने हमारे साथ। तो वहीं अब लगातार बैठकों का दौर जो है वो भारत में अभी भी जारी है। हालांकि इन बैठकों के बाद आगे की क्या रणनीति भारत यहाँ पर बनाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक बहुत बड़ी पहचान सभी के लिए छोड़ रहा है, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी सफलता, एक बड़ी कूटनीतिक जीत आज भारत को हाथ लगी है। क्योंकि जो 20 दिन से पाकिस्तान में हमारा बीएसएफ का जवान था उसको भारत वापस ले आया है। देखने वाली बात होगी किस तरफ ये पूरा भारत और पाकिस्तान का जो मामला है ये किस तरफ रुख करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे टीवी 100।